हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर सरिता कोठारी फ्रॉम बायो एक्सेल नागपुर। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपका ले रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट से होता है। हम सबको मालूम है लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो हम यहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। तो आप सबको पता है कि जो लिम्फोसाइट होगा वो दो टाइप का होगा। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होता है और बी लिम्फोसाइट आगे जाके बनाता है प्लाज्मा सेल और फिर प्लाज्मा सेल बनाता है एंटीबॉडी। तो आज हम इसी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिससे इस साल 2025 में भी क्वेश्चन आया था, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंटीबॉडी प्लाज्मा बी सेल्स, मतलब बी सेल जो प्लाज्मा सेल बनाती है उससे सोल्यूबल प्रोटीन, आपको ये ध्यान में रखना है, एंटीबॉडीज आर सोल्यूबल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको आप IG लिखते हैं। पहले इसको गामा ग्लोब्यूलिन बोला जाता था, आजकल हम इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। आपने बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे प्लाज्मा में 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है आपका फाइब्रिनोजन के अलावा एल्बुमिन, और तीसरा होता है डिफेंस के लिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब एंटीबॉडी, ये हमारे ब्लड में सोल्यूबल प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब एंटीबॉडीज आर प्रोटीन helping in immune response. Immunoglobulin is a Y-shaped structure. तो Y-shaped प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स होती है इसमें, जिसमें से 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होगी। Since it is a protein, it has amino end terminal and carboxyl end terminal. आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है, प्रोटीन बनता है डिफरेंट अमाइनो एसिड से, और ये अमाइनो एसिड आपस में बाइंड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब एक अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप भी होता है, COH ग्रुप भी होता है। तो पहले अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप, ये हम बायोमोलिक्यूल से ऐड कर रहे हैं इसको, पहले अमाइनो एसिड का COH ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ बाइंड होगा और -H2O हो जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो नेचुरली इसका COOH ग्रुप इसके NH2 ग्रुप के साथ बाइंड होगा, तो इधर फ्री एंड पे होगा NH2, उसका मतलब N टर्मिनल, और जो लास्ट वाले अमाइनो एसिड का होगा वो COH ग्रुप फ्री होगा, इसलिए C टर्मिनल। तो हमारे प्रोटीन में लेफ्ट साइड में N टर्मिनल और राइट साइड में C टर्मिनल होता है। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए आप, ये N टर्मिनल, ये C टर्मिनल, ये N और ये C, ये है लाइट चेन और ये है हेवी चेन। तो इस तरह से 2 हेवी चेन हो गई और 2 लाइट चेन हो जाएगी। अब इस अमाइनो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये जो पार्ट है दिस इज कांस्टेंट रीजन। तो अगर मैं एक अमाइनो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाती हूँ, ये, और ये मैंने बनाया लाइट चेन, तो हमारे इसका इतना पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये कांस्टेंट रीजन होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा ये वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट रीजन का मतलब क्या है? ईच एंटीबॉडी हैज अ स्ट्रक्चरली फिक्स्ड रीजन इन बोथ द चेन विच इज कॉल्ड द कांस्टेंट रीजन। मतलब दोनों चेन में स्ट्रक्चरली फिक्स्ड रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। अब वेरिएबल रीजन क्या है? विच डिफर फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। आपने पढ़ा है 5 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। पूरे 5 एंटीबॉडीज में कांस्टेंट रीजन सिमिलर होगा, डिफरेंस कहाँ होगा? उसके वेरिएबल रीजन में। तो दे डिफर फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, सच रीजन्स आर नेम्ड एज वेरिएबल रीजन। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पर है? आपको ध्यान में होगा 2025 का अगर आप PYQ करते हैं या जिन्होंने एग्जाम दी है,
उनको पता है कि इस साल के क्वेश्चन में था कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है वो एंटीबॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो हमारा सिंपल एक आंसर होगा, इधर एन टर्मिनल हमने किया है तो एन टर्मिनल हमारे आंसर में आ ही जाएगा कि सी टर्मिनल में नहीं होगा, एन टर्मिनल में होगा। अब वो कौन से रीजन में होगा, तो एन टर्मिनल किधर है, वेरिएबल रीजन में। तो हमारा सिंपल आंसर मिल जाता कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन वेरिएबल रीजन, एन टर्मिनल ऑफ वेरिएबल रीजन। तो एन टर्मिनल ऑफ वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और इसी एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही हम और बोलते हैं पैराटोप। तो पैराटोप एंटीजन के साथ में बाइंड होगा जो एंटीबॉडी का पार्ट है एंड इट इज प्रेजेंट इन एन टर्मिनल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एन टर्मिनल पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के कौन से पार्ट, वेरिएबल रीजन। ये इस साल का क्वेश्चन था, आप देखिए। ईच वेरिएबल रीजन कंसिस्ट ऑफ एन एंटीजन बाइंडिंग साइट विच इज वेरी स्पेसिफिक टू द टारगेट एंटीजन। कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ में नहीं बाइंड होगा, वो स्पेसिफिक होगा। जैसे हमने अगर पोलियो का वैक्सीनेशन किया है तो हमारी बॉडी में पोलियो के वैक्सीन, पोलियो के वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है। अब वो जो एंटीबॉडी बनी है पोलियो के लिए, वो सिर्फ पोलियो के ही एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी, वो टाइफाइड के एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। मतलब हमारी बॉडी में जो भी एंटीबॉडी है दे आर वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, उसमें 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2L2, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। हेवी पेप्टाइड चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये देखिए आप, ये एक हेवी चेन है, ये दूसरी हेवी चेन है, दोनों के बीच में ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो 2 हेवी चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। देयर आर टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर, 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड इधर। मतलब ईच आर्म कंसिस्ट ऑफ 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो स्टेम है, आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे है। तो टोटल हमारा आ गया 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए आप, देयर आर टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द एंटायर स्ट्रक्चर। द लाइटर पेप्टाइड चेन, ये वाली है लाइटर पेप्टाइड चेन, इज कनेक्टेड टू हेवी पेप्टाइड चेन। इस हेवी पेप्टाइड चेन के साथ ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच है। 2 हेवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड और एक लाइट और एक हेवी चेन के बीच में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा। क्लियर। तो हेवी और लाइट चेन के बीच में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 हेवी चेन के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन एंटीबॉडी इज 16, जिसमें से 5 5 इन ईच आर्म्स और स्टेम में आएगा आपका 6। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच होता है। एंटीजन whose shape does not complement with the antigen binding site of the antibody cannot be recognized by the antibody। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर की होती है, हम उसमें किसी दूसरे की को नहीं, उससे हम उस ताले को नहीं खोल सकते। सेम एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही उसके साथ बाइंड होगी, कोई और एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड हो भी गई तो वहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और आपने पढ़ा होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी। एंटीबॉडी फिक्सेस टू द एंटीजन विच कॉम्प्लीमेंट टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक टू एन एंटीजन। मान लो मैं एक बैक्टीरिया ले रही हूँ, ये इस बैक्टीरिया को हम एक सिंपली एंटीजन बोल देते हैं, बट इसका भी एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। दिस पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड विथ एंटीबॉडी इज नोन एज एपिटोप। तो एंटीजन का साइट एपिटोप और इसके साथ बाइंड होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का साइट कौन सा बाइंड होगा इसके साथ, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम बोलेंगे पैराटोप। तो पैराटोप इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडी विच बाइंड विथ एपिटोप ऑफ द एंटीजन। तो जैसे हम
ताले का एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं कि ताले का एक पर्टिकुलर पार्ट चाबी के एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ बाइंड होता है, सेम वे एंटीजन का एक पर्टिकुलर पार्ट एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा। उस पार्ट को हम बोलेंगे, एंटीजन के पार्ट को एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और एंटीबॉडी में होगा एंटीजन बाइंडिंग साइट। सिंपल आप ले सकते हो, ताले में चाबी बाइंडिंग साइट है और चाबी में ताला बाइंडिंग साइट है। सेम वे एंटीजन में एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट और एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा। अब यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देखिए, अगर एंटीबॉडी यहां पर ये स्पेसिफिक है, इस एंटीबॉडी का ये वाला पार्ट, ये हो गया इसका पैराटोप। पैराटोप प्रेजेंट होगा, अभी हमने देखा एन टर्मिनल पार्ट ऑफ वेरिएबल रीजन, वो बाइंड होगा किसके साथ में, एंटीजन के एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ। उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ये मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ। ये वाला पार्ट जो है दिस इज पैराटोप, जो एंटीबॉडी का पार्ट है, और एंटीजन का ये वाला साइट ये है इसका एपिटोप। इसी को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, विच बाइंड विथ एंटीबॉडी। यहाँ पर ये स्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये इसके साथ फिट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। करेक्ट। अब एंटीबॉडी के टाइप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 5 टाइप के एंटीबॉडी है, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज हैं, जिसमें IgG सबसे ज़्यादा है। तो IgG इज द प्रीडोमिनेंट इम्यूनोग्लोब्युलिन फाउंड इन द बॉडी। स्ट्रक्चर, इट इज मोनोमेरिक, एक सिंपल स्ट्रक्चर। तो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर इन शेप, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो IgG एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा है पैसिव इम्यूनिटी में, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी जाती है। रेडीमेड एंटीबॉडी को आप इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हो, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। अभी हम मदर से फीटस को जा रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, ये है प्लेसेंटा, इसके थ्रू जो एंटीबॉडी जाती है दैट इज IgG। सारी एंटीबॉडीज प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती, IgG क्रॉस करती है प्लेसेंटल बैरियर को, और वो मदर से फीटस को जाएगी और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगी, ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी का एग्जांपल आएगा आपका, क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। तो मदर से प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को जा रहा है IgG। सेम वे मदर से इन्फेंट को जा रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को जा रहा है बाय फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उसके थ्रू जो एंटीबॉडी क्रॉस होती है दैट इज IgA। तो मदर टू इन्फेंट, मदर से फीटस को जाएगा IgG, मदर से इन्फेंट को कोलोस्ट्रम के थ्रू जाएगा IgA। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो। जो IgG है मोस्ट अबंडेंट है, मोनोमेरिक है, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा टू कंफर्म इम्यूनिटी टू फीटस। आप फीटस ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब IgA, अब देखिए ये इतना स्ट्रक्चर मोनोमेरिक है, यहाँ पर 2 आ गया तो ये हो जाएगा डायमेरिक। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको करना है। तो IgA डायमेरिक है, थोड़ा सा पढ़ के रखिए एक्स्ट्रा, जैसा इस साल जो पेपर था उसके हिसाब से हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑकरेंस प्रेजेंट इन म्यूकस एंड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है अभी आपको बताया मैंने, फर्स्ट मिल्क है जो मदर से फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। स्ट्रक्चर डायमेरिक होगा। फंक्शन एज इट इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, इट प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। हम इसमें और ऐड कर सकते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बाय बर्थ नहीं है, ये मदर से फीटस को मिल्क के थ्रू जा रहा है। अब यहाँ पर पेंटामेरिक आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है,
1 2 3 4 5 पेंटामेरिक। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर ये लेस क्वांटिटी में होता है देन आईजीजी। तो प्रेजेंट इन आईजीएम के बारे में बात हो रही है। आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंटली लेस क्वांटिटीज देन आईजीजी। इसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होगा। फंक्शन, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी रिलीज्ड इन केस ऑफ पैथोजेनिक अटैक। अगर पैथोजेनिक अटैक होता है हमारी बॉडी में तो जो सबसे पहले एंटीबॉडी रिलीज होती है दैट इज आईजीएम होगा वो। इसके पहले हमने पढ़ा, ये देखिए डायमेरिक का एग्जांपल आईजीए, मोनोमेरिक का एग्जांपल आईजीजी, और ये हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं। आईजीडी, आईजीडी प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज। स्ट्रक्चर मोनोमेरिक होगा। फंक्शन, इट रेगुलेट द बी लिम्फोसाइट, और हम सबको पता है बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट पहले बनाता है प्लाज्मा सेल और फिर प्लाज्मा सेल बनाएगी एंटीबॉडी, उसको रेगुलेट करता है आईजीडी। देन आईजीई, आईजीई आप सबको मालूम है एलर्जिक रिएक्शन में हमारी बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी आईजीई काम करती है। ये भी बहुत कम क्वांटिटी में होगी। इट इज मोनोमेरिक इन शेप। फंक्शन, इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, ये देखिए एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। तो एलर्जी जब होती है तो आईजीई की क्वांटिटी बढ़ेगी। आईजीडी बी लिम्फोसाइट को रेगुलेट करेगा। आईजीए मदर से फीटस को जाएगा थ्रू कोलोस्ट्रम। आईजीजी मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी है जो मदर से फीटस को जाएगा। आईजीजी मदर टू फीटस, आईजीए मदर टू इन्फेंट जाएगा, और आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ेगा। आईजीडी बी लिम्फोसाइट को रेगुलेट करेगा, और आईजीएम जब भी पैथोजन का अटैक होगा हमारी बॉडी में सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिलीज होती है दैट इज आईजीएम। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेल आता है, टिश्यू आता है, ऑर्गन आता है। हमने पढ़ा है अभी सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो भी सजेशन आपके वेलकम रहेंगे मेरे लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो भी आप मेंशन करिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।